Why your friends do not respect you? Let's go. देखा होगा ना आपने भी कि चार तीन लोगों का ग्रुप है, एक की पूरे ही ले रहे हैं। एक एक बंदा है जिसका कोई कुछ नहीं कह रहा, पर वो भी पूरे मजे लेगा। एक के तीन है, एक सबके मजे लेगा, पर ये दो मिलके भी उसके मजे नहीं ले पाएंगे। One of the most common problems that men encounter when they age is that they find they're very often stuck in groups. उनके दोस्त ऐसे हैं जो उनकी इज्जत नहीं करते और वो एक मर्द को, एक इंसान को उस जगह पे जाके लगती है कि बताने की कोई बात ही नहीं है। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस है, by the time we finish this video, you have an exact formula, a proper framework that I've used in my life to make sure I never run out of respect when I'm in different rooms. And the way we'll do this is we'll first talk about what respect is. We'll talk about the general idea of respect and what it is that constitutes respect. Then we will talk about, let's say, the general solution. किस तरीके से आपको अपने दिमाग को फ्रेम करना है around respect. और finally, I'll give you my personal framework for manufacturing respect. Good? Done? Okay, let's begin. My name is Prakhar Gupta and I build more confident Indian minds. Number one, what is respect? Respect, मेरे भाई, is the currency along which importance is denoted. Because अगर आप respected नहीं हुए ग्रुप में, आप उसकी importance ladder में, आप उसकी social hierarchy में सबसे नीचे हो, सबसे disposable हो, आपको जीना है with that amount of uncertainty that I could be done away with. And trust me, there are two things people hate the most. One is uncertainty and second is social exclusion. That is the level at which it hurts, right? And historically, this importance is a metric of your utility. ये जो importance जिसके थ्रू रिस्पेक्ट दी जाती है, उसका पर्पस है कि आप कितने यूजफुल हो एक ग्रुप के लिए, आप कितने कॉम्पिटेंट हो उस ग्रुप में। तो इंसानों को पकड़ते हैं और 500,000 साल पहले, 5 लाख साल पहले लेके चलते हैं और पूछते हैं क्या चीज थी जो रिस्पेक्ट डिनोट करती थी उस टाइम में जहां पत्थर से पत्थर मार के आदमी आग लगा रहा है। और उसका आंसर बड़ा सिंपल है, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनना ये चीज, यहां पे आप ह्यूमन एवोल्यूशन का एक बड़ा जबरदस्त लेसन सीख पाओगे। बैक इन द डे, the only metric for respect was how strong you were. This is pre-civilizational humans, tribal humans, pre-tribal humans. As we begin to enter a more tribal time, जहां पे अब many people live together, that strength became calcified, it became denoted, it became more consolidated in something else that we now understand as social status. क्योंकि अब क्या है, मेरा बच्चा, मैं राजा हूं इस ट्राइब का, मेरा बच्चा वीकलिंग, फुद्दू, पर मैं राजा हूं, तो मेरे बच्चे की भी चलेगी। और ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस आदमी रिस्पेक्ट देने और लेने लगे। सो यहाँ पे प्रखर भाई ने कहा कि स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सही है यार। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करके चलते हो ना, उससे ही पता लग जाता है कि बंदा कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और कितनी नहीं करता, इसके कितने मज़े ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसके कहाँ जाके हिट कर सकते, कहाँ तक नहीं कर सकते, किस बाउंड्री तक पुश कर सकते हैं, कितना नहीं पुश कर सकते। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं मानते ना भाई, एक फिर आपसे ना 4 साल 5 साल छोटा लड़का भी आपके मज़े लेगा। और ये बात तो यार मैं फिर अपने आँखें के आगे ही देखा है कि 3 से 4 साल छोटा एक लड़का भी उसका मज़े लेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आपको गाली दे देगा। द वे यू कैरी, और भाई कितना कॉन्फिडेंट है बंदा और कितना दमदार है। मैं कहूँगा कि बंदे की ना, अगर उसे लगता है ना कि मैं इसे 10 गाली दे दूंगा, कि मैं सामने वाले को 10 गाली दे सकता हूँ, और उसे पता है ना और मुझे पता है ना कि वो कुछ नहीं कह सकता ना वो कुछ कर सकता, तो फिर तो और बढ़ता है ये कि ये बहन जो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता, देते रहो ना, क्या कर लेगा, ये वाली बात है। और अपने लिए स्टैंडर्ड तो सीखना ही पड़ेगा भाई। किसी को लगता होगा कि भाई मजाक है, मज़े में है, कोई दिक्कत नहीं है कि दोस्ती तो है ऐसा वैसा, पर भाई अपने आप से छोटों से भी, और मैं तो मानता हूँ ना आपने तो बड़ों से ऐसा सुनना चाहिए, ना आपने छोटों से सुनना चाहिए।
Now, when we enter a post-agricultural era, जहां पे civilization फैलने लगी, सोशल स्टेटस के सामने एक न्यूमेरिक डिनोमिनेशन आने लगा जिसको अब हम कहते हैं पैसा, इकोनॉमिक पावर. एंड इकोनॉमिक पावर बिकेम अनदर मार्कर फॉर रिस्पेक्ट दैट यू गेट, कॉम्पिटेंस दैट यू हैव, इंपॉर्टेंस दैट यू डिजर्व. एंड नाउ व्हेन वी लिव इन अ टाइम जहां पे हम आदमी की शुरुआत से अंत तक उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, वी हैव इनफ डेटा, वी हैव इनफ एंटिसिपेशन, वी हैव इनफ वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आज चाहे इस बंदे के पास कुछ ना हो, कल ये कहां जाने वाला है, इसकी पोटेंशियल क्या है. द पोटेंशियल फॉर सोशल स्टेटस एंड द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बिकेम अ मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट. बट से यू हैव नन ऑफ दोस थिंग्स. से you are in a situation where, well, you're a college student, a first jobber, a second jobber, you're entering into the workplace, you've kind of entered into the workplace, you don't have a lot of money, social status की तो बात ही नहीं है, तुम्हारा potential हो सकता है but potential का कोई नापने वाला नहीं है, और तुम कितनी भी हथौड़ी कतौड़ी कर लो, कितने भी हट्टे कट्टे लग लो, एक टेक जॉब में तुम्हारे मसल के साइज का कोई वेटेज नहीं है. How do you go about thinking about respect? The formula for that is difference in competence. Difference, how I'm different, plus how I'm competent, formulates the respect that you have for someone. I'll give you an example. Suppose मैं एक नॉन जिम जाने वाला आदमी हूं जिसको मैं अगर कोई बोले भाई यार पुशअप मार के देखा, 10 से ऊपर पुशअप नहीं मार सकता मैं, और वहीं सामने अंश बैठा है जिसको अगर बोलो पुशअप मारने को 50 पुशअप मार सकता है. There is difference in competence. अब मैं अगर अंश से बोलूं भी कि अंश मेरी तो बड़ी जल्दी है यार, तू 50 पुशअप मार लेता है, मैं 10 मार लेता हूं, I cannot finish the sentence without saying, but I have respect for that. Think about a more intellectual example. Say, I am somebody who believes in hardcore traditional conservative values. But Ansh is someone who is extremely left-wing, progressive, blue-colored hair, woke. And when I hear Ansh speak, even if I do not agree with anything he says, he articulates his position very, very well. I may dislike his position, but I do not have disrespect for his position. This is the general formula for establishing respect. Do you have difference in competence? There have been many instances I've been in where I've realized कि bro, for whatever reason, यहाँ respect नहीं है. What did I do at that point to make sure I never walked into a room? सो यार ऐसा तो मेरे को काफ़ी कम ही लगा है कि कभी हुआ है, या तो फिर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में गया ही नहीं. पर मैं कह सकता हूँ कि मैं था थोड़ा सा इतना, और फिर वो मैंने इतने को इतना कर दिया. भले ही बात करनी बंद करनी पड़े हो, कुछ भी करना पड़े, इग्नोर कर दो, कुछ भी कर दो, पर जहाँ पे इतनी सी भी नहीं है ना, वहाँ से तो निकल लो. फिर चाहे दोस्त हो चाहे कुछ हो. मेरा तो यही है. अब कोई कुछ कह सकता है यार पागल है क्या, सबसे दोस्ती छोड़ देंगे क्या? छोड़ दो ना भाई फिर. Where I did not have respect. What was my framework? Here's the idea. The first thing I did when I found out that there is a group of friends that do not respect me is I left that group. सेम प्रखर भाई ने कह दिया, वही मैंने कहा था. और उसका यार मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट वहाँ जाएगी जहाँ पे आप अपनी एज से बड़े लड़कों से दोस्ती कर लोगे, जिन्हें लगता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है, सुपीरियर मानते अपने आप को, है पर कुछ नहीं, है गड्ढे में ही, पर मानते अपने आप को. The reason is very simple. The problem is when you want the respect of a certain group that you are in, the role you are occupying in that group is that of a people pleaser. And the role they are occupying in that group is that of the unpleased. You want their respect, they know, even if they're not bad people, even if they're not horrible people, as a function of just human psychology, they know in the back of their head that there is no point giving this person respect because they are so much more predictable when they want respect. When you're a people pleaser, the mistake you are doing is you are constantly doubling down on one thing over and over without realizing that the more you double down, the more they have incentive to not give you that. This is how most human interactions work. If you want to understand the secret idea, is that people don't have fixed opinions on things. People don't have good or bad natures about them in conversations. People just occupy the roles you give them. For instance, you can be telling your friend, "Tu ye galat kar raha hai, tu ye galat kar raha hai." The more you say it, the more you'll see
कि वो उस गलत बात को लेके डिफेंसिव हो रहा है. इट्स नॉट बिकॉज ही डज नॉट एक्नॉलेज ऑन एन ऑब्जेक्टिव लेवल कि जो वो कर रहा है वो गलत है, बट इट इज दैट तूने उसके लिए रोल ही वही छोड़ा है ब्रो, जहां उसके पास जगह ही इतनी बची है जहां उसको डिफेंसिव होना ही पड़ेगा. And that is what you're doing in this people pleaser concept. What you want to do essentially is shift the people pleaser idea to a people magnet idea. I went from being a people pleaser to a people magnet. I realized there was no point pleasing people. Instead, I want to be the person जिस तक लोग आते हैं as opposed to मैं उनकी तरफ जाऊं. ये काफ़ी अच्छा कहा, बढ़िया कहा काफ़ी. And the way you become a people magnet is roughly 3 simple ideas. Number 1 is I started doing things they did not do and I acquired a non-trivial amount of expertise in it. To put it simply, do something they don't do and get good at it. If all my friends played football and I was the worst footballer in the group and they did not respect me for that, I started playing chess, I started playing volleyball. I got sufficiently good at it such that अब वो मेरे को फुटबॉल पे मजाक उड़ा भी नहीं सकते because they know I play volleyball and I played well, I play chess and I played very well. The second thing you can do is you play the same game they are playing but you play it better than them. The world is a radically different place these days, bro. You can go on the internet and look up hidden niches. You can find all these brilliant exotic resources that you can utilize in your favor in such a way that nobody else even has access to it. When I was in New York and I realized a lot of the games there were completely intellectual, I decided to start reading books and listening to people and reading up about stories and stuff that nobody had फिर से लाइट गया यार, हद है. any idea about. And so I played the same game as them, which is how intellectual are you? And I got better. In both those cases, the general formula for respect is being reiterated. Difference in competence. The third, and this is the most essential thing that you want to do if you want to truly become a people magnet, is learn how to speak well. I've been in this industry for... सही है यार, मतलब इतने फ्लुएंटली बोलो और बिना अटके अटके बोलो, और कुछ भी गलत बोलने का कोशिश ही मत करो यार. मतलब इतना फ्लुएंटली बोल दो और अटको नहीं, और वर्ड मत भूलो, और प्रोनाउंसिएशन गलत मत करो किसी वर्ड का. तो काफ़ी फ्लुएंटली लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है. और थोड़ा सा लो वॉल्यूम में बोलो और थोड़ा डीप बोलने की कोशिश करो, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं ना कि ए मैं तो वहाँ गई थी. वो ये थोड़ा अजीब ही लगता है. तो ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे बोलने की कोशिश किया करो जैसे मैं बोल रहा था. A very long time I've been teaching people how to speak well for about 2-3 years at this point, maybe slightly more, maybe slightly less. And I know the difference it can make when you know how to represent yourself properly. यार मैं कहना चाहूँगा, मेरे से भी थोड़ी सी गलती हुई, क्योंकि मेरे को भी अभी इतनी आदत नहीं है कैमरे में देख के बात करने की, और पहले थी. तो अभी मैं काफ़ी सही बोलने की कोशिश करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा हो जाता है, तो टाइम लगता है, बट हो जाएगा. और काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस बना देती है बात, अच्छे से बात करने में. Properly. You can be at a scale of 2, but the way you talk can make it sound like you are at a 40. And that makes all the difference because people rally around the 40, not the 2. Your skill can be at 10, your skill can be at 30, but your speaking level is a 1, so you end up at 30, you're not as good. If you know how to speak well, you can truly move masses. You can bring people towards you. यार मेरे को स्पीकिंग वेल में एक चीज़ लगती है कि इंसान ना ज़्यादा टाइम लेके ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ्लुएंटली बोले तो बहुत बढ़िया लगता है सुनने में. अब मैं बोलूँ कि प्रखर भाई तो वहाँ गए नहीं गए, तो अटकता है ना इंसान, तो भूलता है बीच में, तो आगे पीछे कर देता है बातों को. कल नहीं परसों, परसों तरसों, तो ये दो भी होता है ना बीच में, बड़ा बेकार लगता है सुनने में. They can find that excitement and encouragement they're looking for in their lives in you. And you go from being a straight people pleaser, please like me, to a people magnet, such that people walk up to you. One more very interesting thing that you can do on a general level, particularly as a man, but also as a woman, is train yourself in physical combat and get better at just having more physical feel. यार बस यहाँ पे ना मैं रह गया थोड़ा सा कि अगर मैं फिजिकल कॉम्बैट सीख लूँ तो मेरे को लगता है तो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है ना, इतना सा जो भी फिजिकली लुक दिखने में. और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लड़ाई के कैपेबल नहीं हूँ, मैंने ये भी नहीं कहना चाह रहा कि मैं लड़ता था, पर मैं लड़ सकता हूँ, अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकता हूँ, अपने को साथ या फिर मेरे साथ कोई है तो उसे भी, अपने पार्टनर को भी.
बट अगर मैं अच्छे से कॉम्बैट सीख लूँ तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाएगी। मैं सोच रहा था इसके बारे में, MMA के बारे में, MMA या फिर बॉक्सिंग, ऐसा कुछ भी। तो वो तो मैन के अंदर तो बची हुई वो है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। features, more dominant physical features. You may be short, you may be fat, you may be whatever else you think is an insufficiency on a physical level. And think about it. The reason why fat people get made fun of is because more people realize largely that they cannot fight. That they मोटे लोगों को देख के लगता है लोगों को कि क्या हार्मलेस है यार, ये तो बना ही मजाक बनाने के लिए है। ये लगता है भाई मोटे लोगों को देख के इन लोगों को। cannot stand up for themselves. And so if you worked hard at bringing your physical strength in order, at focusing the power of your body in place, what you're essentially doing is signaling on a deep primal level of that 5 lakh saal pehle wala insan, don't mess with me bro. The sheer point here, the डोंट मिस विद इट ब्रो, I'm gonna फाड़ दूंगा पैंट और फिर देख तेरा क्या कर दूंगा। truly deeply interesting, important psychological shift, if you can capture here, if you can understand this, that will change your entire course from here all the way up until the time you die, is that no matter what room you're in, no matter what group of friends you're with, no matter what country, what city, what time of the day you are living in, the hardest person to earn respect from in every room is you yourself. This is something most people do not understand, and they go around from bad friend groups to bad relationships to bad family relationships, wondering, why don't people respect me? When the question they should be asking themselves is, why am I still in this place if they don't respect me? What is the threshold? What is the minimum beyond which I will not stay with people? The hardest respect to earn in any room is that of yourself. And the simplest way to do that is to follow your own promises. यार यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मैं तो अपने आप को फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैं अपने आप को किसी भी चीज़ में कम मानता या फिर कुछ भी ऐसा। तो मैं मानता हूँ, काफ़ी सारे लोग नहीं मानते होंगे अपने आप को कुछ भी। उन्हें लगता है कि मैं क्या हूँ, ये वो जो भी है, उन्हें अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें क्या लगता है पता नहीं। और मुझे तो लगता है अगर मैं नहीं तो कौन वाली बात है भाई मेरे लिए। तो If you ये tell भी yourself you'll go to the gym, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है। go to the gym. If you'll tell yourself you'll study 6 hours, study 6 hours. If you tell yourself you'll work towards making X amount of money or getting Y profile of job, do it. Because when you see yourself standing up to your promises, you have no other option but to respect yourself. Your mind cannot deny.